फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला स्टडी एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर। ये सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड की मैथ का फर्स्ट चैप्टर है। अगर हम बात करें रियल नंबर्स पे, तो हम लोग ने 9th में पढ़ा था रेशनल नंबर्स के बारे में। रेशनल नंबर्स के बारे में हमने पी बाई क्यू फॉर्म को चेक किया था, हाउ टू कैसे सॉल्व करते हैं इसको, रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर, इस तरह के नंबर्स को हम लोग ने स्टडी करी थी। यहाँ आप लोग बात करेंगे, हमें जो रियल नंबर में पढ़ना है, इसमें हमें 4 टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। इसमें पहला है यूक्लिड डिवीजन लेमा, दूसरा है द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। इन 4 टॉपिक्स में पहला टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो कि डिवीजन करने का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। हम लोग डिवाइड करना तो अच्छे से जानते होंगे, हम लोगों ने 3rd स्टैंडर्ड में सीखा होगा इसको कि कैसे डिवाइड किया था एक नंबर को दूसरे नंबर से। बस उसी का उल्टा फॉर्म पढ़ना है हमको कि एक पर्टिकुलर नंबर के लिए ऐसे फिक्स नंबर्स होते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, दिस इक्वेशन को, जिसका हम लोग अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। फिलहाल तो हमने ऐसे ही थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए दिया है। अब इसका यूज क्या है, हमारी बुक में इसका यूज एलसीएम एचसीएफ के फॉर्म में दिया गया है कि हम कैसे एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। दूसरा है द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीपल। इस तरह देखा जाए तो फंडामेंटल थ्योरी और थ्योरम जो है ये आपके लिए कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि फैक्टराइजेशन और मल्टीपल ये आपने अच्छे से पढ़ा है और इसमें कुछ खास नहीं है। बस हम लोग ये समझेंगे कि को प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, ये हमारे लिए एक चैप्टर है, एक चैप्टर क्या, एक टॉपिक है जो हमें अच्छे से पढ़ना है। इसमें एलसीएम और एचसीएफ के बारे में हम लोगों ने माना कि पहले से पढ़ रखे हैं, लेकिन यहाँ पे इसको समझना थोड़ा सा एडवांस तरीका होगा। रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स, इसमें हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि कोई एक पर्टिकुलर नंबर इरेशनल है या नहीं है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे पास तो इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन बनते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन सेट किया जाता है, इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन होता है कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, दूसरा रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स पे। ये 2 क्वेश्चन फिक्स होते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक्स पे। यूक्लिड डिवीजन लेमा, अगर हम लेमा की बात करें, व्हाट इज़ अ लेमा, तो लेमा कोई एक नया वर्ड नहीं है। लेमा मतलब एक डिराइव्ड थ्योरी जिसका हम जस्टिफिकेशन कर रहे हैं। सिंपल से इसे स्टेटमेंट टाइप में कहा जाता है, स्टेटमेंट को लेमा बोला जा रहा है। तो यूक्लिड ने एक थ्योरम दी, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। यहाँ पर ए और बी के उन्होंने बारे में बताया है कि जितने भी नंबर्स हैं, ए और बी कोई भी नंबर हो सकते हैं ये, तो इनके लिए पर्टिकुलर कोई ना कोई एक ऐसा नंबर जरूर होता है जो इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करता है। अगर हम एग्जांपल देखें 34 6 का, तो 34 को हम 6 5 जा 30 प्लस 4, तो यहाँ जो 4 आया ये हमेशा 6 से छोटा ही होगा। तो जो हमारी डिवीजन थ्योरी है, जैसे अगर मैंने यहाँ डिवाइड करके बताया है आपको कि इसको इस तरह से डिवाइड करना होता है, तो बेसिकली इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। हमने इसके लिए एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला ही यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है, इसी को हम लोग यहाँ पर जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर फॉर एनी गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and there exist unique integer q and r satisfying this relationship। किसी भी इंटीजर के लिए a and b यहाँ पे कर लीजिए, for any given integer a and b there exist unique integer p and r q and r satisfying this relationship। जहाँ पे ये जो टर्म है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये दिस टर्म। यहाँ पर r की वैल्यू क्या है, रिमाइंडर कभी भी डिवीजन से बड़ा नहीं हो सकता। हाँ वो 0 हो सकता है लेकिन डिवीजन बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं आपको। 34 को 6 से डिवाइड करना है, 2 नंबर हमें लिया है 34 एंड 6, और उसके लिए कंडीशन चेक की गई है। 34 यहाँ पर इस तरह से है,
17 4 करते हैं तो 17 इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस 1। 21 की बात की जाए, 21 3 की, तो इसको डिवाइड किया तो हमें ये कंडीशन मिली जहाँ पर रिमाइंडर आ गया 0। तो इसी चीज़ को हम लोग कह रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये ज़्यादा मतलब ये ज़्यादा टफ नहीं है। बस जो हमारी बुक में इसको समझाया गया है, जिस तरह से एनसीईआरटी की बुक में एग्जांपल लेके समझाया गया है, वो थोड़ा मुझे थोड़ा मुश्किल लगा समझने में कि उसमें क्या बताना चाह रहे हैं वो लोग। तो बेसिकली ये कुछ नहीं, डिवीजन थ्योरम है। इसमें हम लोग को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि इसमें बुक में क्या क्या लिखा हुआ है और क्या है कैसे है। सिंपल सा बेसिक से डिवाइड करिए और इसको समझिए। इसके बाद से फाइंड करते हैं, इसके बाद आते हैं फाइंड एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम लोग बात करते हैं कि इसको कैसे फाइंड किया जाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टेक एन एग्जांपल, फाइंड एचसीएफ ऑफ द दो नंबर 455 एंड 42। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है ओल्ड मेथड जो है, इसमें 42 को इससे डिवाइड कीजिए। पहले आया तो आपका 10 टाइम्स, फिर 35 रिमाइंडर बचा, इसको डिवाइड किया फिर डिविजर से, फिर 35 हुआ, फिर 7 थे एंड लास्ट में 0 आ गया। ये जो जीरो जो कॉन्सेप्ट है, जीरो वाला, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जीरो बताना क्या चाहता है, जब तक रिमाइंडर आपका जीरो नहीं होता तब तक ही वो एचसीएफ नहीं कन्वर्ट हो सकता। मतलब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जहाँ पर रिमाइंडर, जिसको हम यूक्लिड डिवीजन फॉर्म में तो ज़रूर लिखें लेकिन रिमाइंडर जीरो आए। तो स्टेप 1 में क्या था कि हमने इसको लिखा 455 डिविडेंड को, तो हमने डिविजर इनटू क्वोशंट किया और प्लस रिमाइंडर कर दिया। अब ये जो रिमाइंडर आया इसको हमने डिविजन फॉर्म में ले लिया, तो 42 को हमने डिविडेंड फॉर्म में ले लिया। 42 इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस 7, जहाँ पे 7 की वैल्यू इससे छोटी है, यहाँ पे 35 की वैल्यू 42 से छोटी है और 7 वैल्यू 35 से छोटी है। फिर जो रिमाइंडर आया उसको हमने फिर डिवीजन फॉर्म में लिया और 35 को डिविडेंड में लिया। 35 इंटू 7 इंटू 5 प्लस 0। यहाँ पर क्या आ गया इंपॉर्टेंट टर्म, जीरो। जब जीरो आ गया तो हम क्या कहेंगे कि 7 जो है वो उसका एचसीएफ है इन दोनों नंबर का, इन पर्टिकुलर नंबर का जो एचसीएफ है वो है आपका 7। बात समझ में आई दोस्तों? हम एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं। यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ दिस एंड दिस। एल्गोरिथम मतलब स्टेप बाय स्टेप हमको सॉल्व करना है। हमारे पास दो नंबर हैं इतने बड़े बड़े, तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है, जो कि इसमें यहाँ पे ये है, सबसे बड़े नंबर को हम लोग डिविडेंड फॉर्म में लेते हैं और छोटे वाले को डिविजन में और क्वोशंट करके सॉल्व करना कोशिश करते हैं। तो हमने इसको लिया पर्टिकुलर कि इसको हम 3 से टाइम से किया। क्यों? क्योंकि 4, अगर हम डिजिट की बात करें तो हम हमेशा लास्ट डिजिट और इन दो लास्ट डिजिट में कंपेरिजन कराते हैं। यहाँ पर कितनी डिजिट है, 5, यहाँ की डिजिट है 4। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के 2 डिजिट और यहाँ के 1 डिजिट का फैक्टर्स हो सकता है। तो हमें क्या 4 3 जा 12 और बाकी यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे आराम से चला जाएगा। तो 4 टाइम्स 3 टाइम्स किया तो यहाँ पे हमें बचा रिमाइंडर 420। अब इस 4052 को हमने डिविडेंड लिया और इसको दोबारा सॉल्व किया। तो यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, तो यहाँ पर जो 4 आया इसको हमने पूरे यहाँ के 2 डिजिट से कंपेयर कराया, तो 4 9 जा 36 होता है। अब 10 टाइम्स तो जा नहीं सकता, क्योंकि जब 10 टाइम्स करेंगे तो यहाँ की वैल्यू हो जाएगी 4200, जहाँ पे क्या है 4052, तो मतलब ये वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर 10 टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा और फिर सॉल्व किया तो यहाँ पर आंसर आया 272। सेम इसी प्रोसेस को हम लोग बार बार करते चले जाते हैं, तब तक करते हैं जब तक कि लास्ट में जीरो ना आ जाए। अगर लास्ट में जीरो नहीं आ रहा तो एक टाइम जरूर ऐसा आएगा जहां पर 1 आके जीरो कर रहा होगा। उस केस में क्या होता है कि एचसीएफ आपका 1 होता है। ये तब केस होती है जब दोनों प्राइम नंबर्स लिए जाते हैं। अगर दो प्राइम नंबर्स हैं तभी आपका एचसीएफ 1 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर आया 4। आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर 4 आया, क्योंकि 4 इसका एचसीएफ होगा, जो कि यहाँ पर डिविजर होगा। प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आपको इसकी आपकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे।
यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें लिखा हुआ है कि एक एन आर्मी कंटीजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एनी आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। कह रहा है कि यहाँ पर 32 लोगों का एक बैंड पार्टी है और 616 मेंबर्स हैं जो उनके आगे पीछे मार्च कर रहे हैं। अब आपको ऐसे इनको अरेंज करना है कि जो कॉलम्स हैं वो मैक्सिमम हो, ठीक है, कॉलम तो मैक्सिमम हो, और जो बंदे उनके पीछे खड़े हो रहे हैं वो इक्वल क्वांटिटी में हो। ऐसा ना हो कि कहीं पे ज़्यादा किसी लाइन में ज़्यादा है, किसी में कम है। तो इसको सॉल्व करने का एक हम लोग अगर सोचें कि कहना क्या चाहता है, तो मैंने देखो क्या लिखा हुआ है कि देयर इज ए 32 पीपल इन रो। हमने मान लिया कि जो आगे जो खड़े हो रहे हैं वो सारे बैंड पार्टी वाले बंदे खड़े हो रहे हैं, उन्हीं के पीछे हम लोग सोल्जर खड़े करने हैं। तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि हमको नहीं पता, हमने पहले 32 को लाइन में खड़ा कर दिया और उनके पीछे कहा कि बस आप लोग खड़े हो जाओ। अगर 32 लोगों को हमने खड़ा कर दिया और उसके पीछे एक लाइन शुरू की, तो पहले हमारे 32 सोल्जर खड़े हो जाएंगे, फिर 64, फिर 98, 96 सॉरी, इस तरह से खड़े चले जाएंगे। लास्ट में क्या होगा, जब हम खड़ा कर रहे होंगे तो लास्ट में क्या होता है कि 19, जब तक 19 बंदे एक लाइन में तो खड़े हो जाते हैं, एक कॉलम में 19 बंदे खड़े हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद 1/4 मतलब 32 का 1/4 का मतलब 8 बंदे, 8 बंदे ऐसे होते हैं जो लाइन कंप्लीट होने से पहले, मतलब 32 में 8 बंदे कम रह जाते हैं खड़े होने के लिए। मतलब 19 के बाद सिर्फ 8 ही रो तक बंदे खड़े हो पाते हैं, बाकी की 24 रो में बंदे नहीं हो पाते। तो मतलब कि 24 में कम लोग हैं सोल्जर और 8 में उन 20 लोग हैं। 24 में 19 लोग हैं, 8 में 20 लोग हैं। ये मतलब हुआ इसका कि 19 + 1/4 का ये फ्रैक्शन वैल्यू लिखी हुई है। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो 8 आएगा, ठीक है, ये मैंने तक लिख दिया है। फिर मैंने बात करी कि आप सोचिए कि अगर हम कंसीडर करें कि हमने 32 को एक रो में ना खड़ा करके हमने दो दो लोगों की बैंड पार्टी की, मतलब एक लाइन, मतलब एक कॉलम में दो बैंड पार्टी, फर्स्ट रो और सेकेंड रो, कुछ इस तरह से एक यहाँ पर खड़ा किया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो एक इसके पीछे एक बैंड पार्टी, इसके पीछे एक बैंड पार्टी, इसके पीछे एक बैंड पार्टी। अब हमारे पास दो लोगों की बैंड पार्टी, तो हमारे पास कितने रो होंगे, 16 रो होंगे। जैसे इस तरह देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर 39 31 32, तो यहाँ पर कितने लोग होंगे, यहाँ पर 16 रोज आएंगी। अब इस तरह से हम खड़ा करेंगे तो इनके पीछे जो हमारे सोल्जर्स खड़े होंगे, ये हमारे सोल्जर्स आ गए, इस तरह से खड़े होते चले जाएंगे, फिर हमारे सोल्जर्स खड़े हो रहे होंगे। तो यहाँ पता चलता है कि 38 सोल्जर्स इस लाइन में खड़े हो जाएंगे, एक लाइन में 38 सोल्जर्स खड़े होंगे यहाँ से लेकर, और आगे कितने हो जाएंगे, दो बैंड पार्टी हो जाएगी। तो पता चल रहा है कि 1/2 जो पीपल हो जाएंगे वो हमें पास फ्रैक्शन में आ रही वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि 16 पीपल हमारे पास बच जाएंगे। 38 रो लगने के बाद हमारे पास 40 की रो होगी जिसमें से 16 ही रो कंप्लीट हो पाएगी, 16 ही बंदे खड़े हो पाएंगे, मतलब 8 रो ही कंप्लीट हो पाएगी, सॉरी 8 कॉलम कंप्लीट हो पाएंगे, बाकी के 8 कॉलम बचे रह जाएंगे। ये बात हुई, मतलब हमारे पास 16 बंदे बच जा रहे हैं जो कि कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहे थे। फिर अगर हम 4 रो ले लें, मतलब एक यहाँ पर, 1 2 3 4, मतलब एक कॉलम में 4 बैंड पार्टी खड़ी कर दी, और इस तरह देखा जाए तो हमारे पास कितने बैंड पार्टी बनेगी, सिर्फ 8 रो होंगे, 8 सॉरी कॉलम होंगे, जिसमें हमारे पास 32 लोग बैंड पार्टी खड़े हो जाएंगे, मतलब आगे के 4 क्या हो जाएंगे, बैंड पार्टी हो जाएगी, और पीछे सोल्जर्स हो जाएंगे। इस तरह से जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है एग्जैक्ट 77 पीपल कैन स्टैंड इन ईच कॉलम, मतलब हर रो, हर कॉलम में इतने पीपल्स, इतने सोल्जर्स खड़े हो जाएंगे, जो कि एग्जैक्ट है, हर कोई बचेगा नहीं, और रो भी कंप्लीट हो जाएगी, कॉलम भी कंप्लीट हो जाएंगे, रो 77 हो जाएंगे, कॉलम पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमने क्या पाया कि जो ये बात कह रहा था कि कितने मैक्सिमम कॉलम होंगे, तो ये जो 8 है ये मैक्सिमम नंबर है, इससे कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो 8 ज़्यादा नहीं हो सकते, कम ही हो सकते हैं, क्योंकि हमने हमें चेक किया ना, ज़्यादा से कम शुरू किया था और कम कम करके लगाए थे, तो ये हमारे 8 जो नंबर मिला वो एग्जैक्ट आया। इसे और चेक करेंगे तो और भी आ जाएगा, लेकिन हमारे पास क्या है, 8।
क्योंकि हम बात करें तो दो करने पर भी इसका आंसर आएगा। तो इसी चीज़ को अगर हम लिखें इस तरह से, जो कि इतनी कहानी में समझी, अब इस चीज़ को यहाँ पे यूक्लिड के फॉर्म में समझें तो हमें 616 को इस तरह सॉल्व किया तो 32 इंटू 9 3 किया तो 8 बचा, स्टेप 1 हुआ। तो हमने 32 को क्या करना, डिविडेंड बना दिया, फिर जो रिमाइंडर आया तो उसको डिविजन करके सॉल्व किया, तो यहाँ पे किया आगे 0। यहाँ पे जो 8 नंबर आया ये हमारे लिए क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। यहाँ पर 8 कॉलम होने चाहिए जिसमें हम इन चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। समझ आई दोस्तों, ये हमारा था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ, कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग जानते होंगे, हमने पढ़ा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर आपने पढ़ा ही होगा, जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो हमने ये कहना चाहते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे कि हमारे पास प्राइम नंबर है 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, ये हमारे पास प्राइम नंबर हैं। तो ये बताया जा रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है 28 सॉल्व करो तो 2 इंटू 7 कर सकते हैं। यहाँ पे सारे नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे कहीं 4 नहीं लिख सकते हम, 2 इंटू 2 को 4 नहीं किया करते हैं हम लोग, क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है, ये इसके खुद ही फैक्टर हो सकते हैं। तो हर नंबर को, जितने भी जो कंपोजिट नंबर, जैसे कि अगर हम बात करें कि 23 के प्राइम फैक्टर करिए, 23 के प्राइम फैक्टर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये खुद एक प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है ही नहीं। तो इसके लिए इसका फैक्टर होगा 1 इंटू 23, जो कि दोनों प्राइम, 1 को कंसीडर नहीं किया था प्राइम नंबर में, 23 प्राइम खुद में प्राइम नंबर है। इसके अलावा कोई नंबर होगा तो हमारे पास जरूर एक ऐसा नंबर होगा जो कम प्राइम नंबर से फैक्टराइज बनता हो। हम इसके सारे एग्जाम्पल आपके लिए लिख रखे हैं, आपको इसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है एलसीएम एंड एचसीएफ की। एचसीएफ कहता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट, यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट नंबर को मैंने अंडरलाइन किया है ये इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। यहाँ पे जो दो वर्ड मैंने हाईलाइट किए हैं, स्मॉलेस्ट और कॉमन, एलसीएम में देखेंगे ग्रेटेस्ट एंड इन्वॉल्व। बात समझ में, यहाँ पे अब एग्जाम्पल थ्रू आपको समझाते हैं क्या कहना चाहते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को हाईलाइट करके इधर देखिएगा। हमें 96 और 1404 का फाइंड करना है एचसीएफ। अगर हमने इसको 96 का फैक्टराइजेशन किया तो 2 टू द पावर 5 आया, इंटू 3 आया, जो कि हमने इस तरह से आपको समझाया है। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसका फैक्टराइजेशन किया है, इसको हमने अलग अलग फॉर्म में लिख लिया। तो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम। ठीक है, तो इसमें कॉमन प्राइम कौन सा है, 2, जाहिर सी बात है 2 और 2 कॉमन, 3 तो कॉमन है ही नहीं। तो यहाँ पर जो 2 हो गया वो कॉमन प्राइम हो गया, और लोएस्ट पावर कितनी है इसकी, 5 और 2 में 2 है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 e⁻², 4 आ गया। यही बात यहाँ पे कही जा रही है। अगर हम इसके एलसीएम की बात करें तो इन्वॉल्व प्राइम कितना है, इसमें कितने कितने इन्वॉल्व हैं, 2 है, 3 है, इसमें 2 है, इसमें 101 है, तो कितने प्राइम हो गए, इसमें प्राइम हो गए 2 इंटू 3 इंटू 101, और ग्रेटेस्ट पावर, तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर है 5, 3 ग्रेटेस्ट पावर है 1, 101 को ग्रेट पावर कितनी है 1, तो हमने सबकी पावर लगा दी, तो कितना है 9696। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आया कि हम कहना क्या चाहते हैं लोवेस्ट पावर ग्रेटेस्ट पावर का। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि हमें इस चीज़ को हाईलाइट करना है कि स्मॉलेस्ट का एचसीएफ का मतलब होना चाहिए स्मॉलेस्ट, और कॉमन एलसीएम मतलब होना चाहिए ग्रेटेस्ट एंड इन्वॉल्व। इन्वॉल्व वर्ड है कि मतलब फैक्टराइज, दोनों के नंबर को फैक्टराइज करने पर जितने नंबर्स आ रहे हैं सबको आप इंक्लूड करिए, जितने प्राइम नंबर आ रहे हैं उनको सब इंक्लूड करिए, और उनकी ग्रेटेस्ट पावर को यूज करिए।